हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 साल राज किया। अक्सर हम इसे आज़ादी की लड़ाई की कहानियों से याद करते हैं, मतलब गांधी, नेहरू, भगत सिंह। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये सब शुरू क्यों हुआ? सिर्फ एक राजनीतिक कब्जे के लिए? हमारे पास जो जानकारी है वो एक अलग ही कहानी बताती है। ये कहानी पैसों की है, व्यापार की है और शोषण की है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प सवाल ये नहीं है कि उन्होंने हमें लूटा, बल्कि ये है कि कैसे लूटा। क्या लूट का तरीका 200 साल तक एक जैसा ही था, या ये वक्त के साथ बदलता गया, जैसे कोई कंपनी अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बदलती है? हाँ, ये हुई ना बात। और क्या उन्होंने खुद को और दुनिया को हमेशा एक ही कहानी सुनाई? हमारी स्रोत, खास तौर पर रजनी पालमे दत्त जैसे इतिहासकारों के काम के आधार पर, ये बताते हैं कि कहानी और लूट का तरीका दोनों बदलते रहे। उन्होंने इस पूरे दौर को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। तो आज की हमारी पड़ताल एक तरह से इसी पहेली को सुलझाने की है। हम इन 3 चरणों को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों का मकसद बदला। कभी वो लुटेरे थे, कभी सेल्समैन और कभी बैंकर। और हर बार अपने काम को सही ठहराने के लिए उन्होंने एक नई कहानी गढ़ी। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे खेल का पर्दाफाश होना शुरू कैसे हुआ। मतलब लोगों को ये समझ कैसे आया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये समझ जगाई उस वक्त के राष्ट्रवादी नेताओं ने, जिन्हें हम अर्ली नेशनलिस्ट भी कहते हैं। उन्होंने आंकड़ों और तथ्यों के साथ ये साबित करना शुरू किया कि अंग्रेजों का वो सिविलाइजिंग मिशन, हाँ, हमें सभ्य बनाने का दावा, वो एक धोखा है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन थ्योरी में साफ साफ बताया कि भारत की गरीबी कोई कुदरती आफत नहीं है, यह ब्रिटेन की नीतियों का सीधा नतीजा है। भारत का पैसा लगातार इंग्लैंड जा रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक इमोशनल नारा नहीं था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसके पीछे एक ठोस आर्थिक तर्क था। बिल्कुल। ये कहना कि देखो तुम्हारी जेब इसलिए खाली है क्योंकि वो अपना घर भर रहे हैं, ये तो किसी भी आम इंसान को समझ आ जाएगा। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक हमला था। हाँ। इसने अंग्रेजी हुकूमत की, आप कह सकते हैं, नैतिक नींव को हिला दिया। बिल्कुल। अब तक वो कहते थे कि हम यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए हैं, लेकिन अब लोग पूछने लगे, कैसी भलाई? हमारा तो सब कुछ लूट रहा है। इसी समझ ने असली राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। लोगों को लगा कि छोटे मोटे सुधारों से या प्रशासन में 1-2 नौकरियां मिलने से कुछ नहीं होगा। हाँ। हमें पूरा कंट्रोल चाहिए, यानी स्वशासन। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। पहला दौर, जिसे स्रोत व्यापारी पूंजीवाद का दौर कहते हैं, ये मोटे तौर पर 1757 यानी प्लासी की लड़ाई से 1813 तक चला। इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंडा क्या था? एकदम सीधा। इसे आप एक स्मैश एंड ग्रैब ऑपरेशन की तरह समझ सकते हैं। 2 ही मकसद थे। पहला, व्यापार पर मोनोपोली, मतलब भारत के माल, खासकर जो बेहतरीन कपड़े और मसाले थे, हाँ, उनकी खरीद बिक्री पर सिर्फ हमारा हक होगा। कोई दूसरा यूरोपियन या भारतीय ट्रेडर बीच में नहीं आएगा। हम तय करेंगे कि माल कितने में खरीदना है और बाहर कितने में बेचना है। और दूसरा मकसद और भी सीधा था। सत्ता पर कब्जा जमाओ ताकि सरकारी खजाने पर सीधे हाथ साफ कर सके। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल में यही तो हुआ। उन्होंने नवाब को कठपुतली बना दिया और वहां के पूरे राजस्व, मतलब टैक्स से होने वाली कमाई को सीधे अपनी तिजोरियों में भरना शुरू कर दिया। ये खुली लूट थी। यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। स्रोत कहते हैं कि इस दौर में उन्होंने भारत के समाज, संस्कृति, धर्म या शिक्षा व्यवस्था में कोई खास बदलाव नहीं किया। ऐसा क्यों? अगर वो इतने ताकतवर थे तो उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से क्यों नहीं बदल दिया? क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं थी। सोचिए, अगर आपका मकसद सिर्फ किसी के घर से कीमती सामान चुराना है, तो क्या आप इस बात की परवाह करेंगे कि उस घर का इंटीरियर कैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या वहां के लोग कौन से रीति रिवाज मानते हैं? उनका मकसद था पैसा, समाज सुधार नहीं। भारत की जाति व्यवस्था, गांव का पुराना सिस्टम, ये सब उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन रहे थे, तो उन्होंने उसे छेड़ा ही नहीं। तो उन्होंने बदला क्या फिर? सिर्फ वो चीजें जो उनकी लूट को आसान बनाती। पहला, अपनी फौज को मजबूत किया ताकि कोई राजा नवाब सिर ना उठा सके। और दूसरा, रेवेन्यू यानी लगान वसूलने के सिस्टम को ऊपर से और एफिशिएंट बनाया। अच्छा, ताकि पैसा जल्दी और ज्यादा मात्रा में उन तक पहुंचे। गांव का पटवारी वही रहा, बस पटवारी के ऊपर जो अंग्रेज अफसर बैठा था वो ज्यादा सख्ती से वसूली करने लगा। और इस ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी का पैमाना कितना बड़ा था? स्रोत में एक आंकड़ा है जो चौंका देता है। हाँ, उस समय ये रकम ब्रिटेन की कुल राष्ट्रीय आय का 2 से 3% थी। आज के जमाने में ये खरबों डॉलर के बराबर होगी। और विडंबना देखिए, इसी पैसे ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को फंड किया।
हमारे पैसों से? हाँ, मतलब हमारे ही पैसों से वहां वो बड़ी बड़ी मशीनें और फैक्ट्रियां लगी जो आगे चलकर हमारे ही उद्योगों को तबाह करने वाली थीं। और उस दौर के कारीगरों जैसे बुनकरों का क्या हुआ? भारत का कपड़ा तो दुनिया भर में मशहूर था, उन्हें तो फायदा हुआ होगा। फायदे की जगह वो बर्बाद हो गए। कंपनी की मोनोपोली ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो अपना माल खुले बाजार में किसी को भी नहीं बेच सकते थे। उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो सिर्फ कंपनी को, और वो भी कौड़ियों के दाम पर अपना माल बेचें। जबरदस्ती मतलब? हाँ, अगर कोई मना करता तो उसके साथ जबरदस्ती होती थी, यहां तक कि उनके करगे तोड़ दिए जाते थे। तो भारत निर्यात तो कर रहा था, लेकिन उसका मुनाफा बनाने वाले की जेब में नहीं, बल्कि कंपनी की तिजोरी में जा रहा था। तो ये था पहला दौर, सीधी लूट, कोई लाग लपेट नहीं। लेकिन फिर 1813 के बाद कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब शुरू होता है दूसरा दौर, जिसे मुक्त व्यापार का उपनिवेशवाद कहा गया है। ऐसा क्या हुआ था ब्रिटेन में कि उन्हें अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सफल हो चुकी थी। अब वहां एक नया बहुत ताकतवर तबका उभर कर आया था, फैक्ट्री के मालिकों का। औद्योगिक पूंजीपतियों का? हाँ, उनके हित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हितों से अलग थे। कंपनी को तो बस भारत का बना बनाया माल सस्ते में खरीदकर यूरोप में महंगे में बेचना था। लेकिन इन नए उद्योगपतियों ने कहा, यह क्या तरीका है, हमें भारत से बना बनाया माल नहीं चाहिए। तो उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें दो चीजें चाहिए थीं। पहला, अपनी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल, खासकर कपास, और दूसरा, अपनी फैक्ट्रियों में बने माल, खासकर कपड़े को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार। और भारत से बड़ा बाजार उन्हें कहाँ मिलता? वाह, मतलब कहानी 180 डिग्री घूम गई। अब वो लुटेरे से सेल्समैन बन गए। तो ये कुछ ऐसा था कि पहले वो हमारे घर से सोना चांदी उठाकर ले जा रहे थे, अब उन्हें एहसास हुआ कि घर लूटने से ज्यादा फायदा तो इस घर में रहने वाले हर सदस्य को अपनी ही दुकान का बना सामान बेचने में है। तो उन्होंने पूरे घर को एक बाजार में बदल दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब उनका नारा था मुक्त व्यापार, यानी फ्री ट्रेड। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन इसका असली मतलब था ब्रिटेन के माल के लिए सब कुछ फ्री और भारत के माल के लिए हर दरवाजा बंद। उन्होंने भारत में आने वाले ब्रिटिश माल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगभग खत्म कर दी, लेकिन भारत से ब्रिटेन जाने वाले कपड़े पर भारी टैक्स लगा दिए ताकि वो वहां बिकी ना पाएं। और इस बदलाव को जमीन पर कैसे लागू किया गया? ये सिर्फ एक कानून से तो नहीं हुआ होगा। यहीं पर भारत में असली और गहरे बदलाव शुरू हुए। अब उन्हें समाज को बदलने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उनका पुराना बिजनेस मॉडल बदल चुका था। उन्होंने जमीन की व्यवस्था बदली, परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सिस्टम लाए ताकि जमीन की खरीद बिक्री आसान हो और खेती से ज्यादा कच्चा माल निकाला जा सके। सही बात। प्रशासन को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया गया। एक मिनट, प्रशासन गांवों तक क्यों पहुंचाया? ये तो अच्छी बात लगती है। उद्देश्य अच्छा नहीं था। प्रशासन गांवों तक इसलिए पहुंचा ताकि मैनचेस्टर में बना कपड़ा भारत के हर कोने में बिक सके और हर कोने से कपास जैसी चीजें आसानी से बंदरगाहों तक पहुंच सकें। इसी मकसद से सड़कें और रेलवे लाइनें बिछाई गईं। लोग सोचते थे कि रेलवे भारत की तरक्की के लिए आ रही है, लेकिन असल में वो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों की नसें थीं जो भारत के शरीर में फैलाई जा रही थीं। अच्छा, तो अंग्रेजों ने स्कूल कॉलेज भी इसी दौर में खोलने शुरू किए। पहली नज़र में तो ये एक बहुत अच्छा काम लगता है। क्या इसके पीछे भी उनका कोई छिपा हुआ फायदा था, या मैं कुछ ज्यादा ही शक कर रही हूँ? आपका शक बिल्कुल जायज है। इसके पीछे दो मुख्य मकसद थे। एक, इतने बड़े देश पर राज करने के लिए उन्हें हजारों क्लर्कों और छोटे अफसरों की जरूरत थी। इंग्लैंड से हर किसी को लाना बहुत महंगा पड़ता, तो उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जो अंग्रेजी बोलने वाले सस्ते भारतीय क्लर्क तैयार कर सकें, जो बस फाइलों पर काम करें और सवाल ना पूछें। और दूसरा मकसद? दूसरा मकसद ज्यादा गहरा था। वो एक ऐसा पढ़ा लिखा भारतीय वर्ग तैयार करना चाहते थे जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन सोच, पसंद और दिमाग से अंग्रेज हो, जिसे ब्राउन साहिब कहा गया। हाँ, उन्हें लगा कि ये वर्ग हमेशा हमारा वफादार रहेगा और आम जनता को हमारे शासन के फायदे गिनाएगा। तो नतीजा क्या हुआ इस दूसरे दौर का? भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा बनाने वाला देश था, अब उसकी क्या हैसियत रह गई? हैसियत ये रह गई कि भारत ब्रिटेन के कुल निर्यात का 10 से 12% और उसके कपड़ा निर्यात का लगभग 20% खरीदने वाला सबसे बड़ा ग्राहक बन गया। सोचिए, जो देश सदियों से दुनिया को सबसे बेहतरीन कपड़ा पहना रहा था, अब उसे मैनचेस्टर की मिलों में बने सस्ते कपड़े पहनने पर मजबूर किया जा रहा था। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, एक मनोवैज्ञानिक हार थी। तो ठीक है, पहले उन्होंने सीधे सीधे लूटा, फिर हमें अपना बाजार बनाया। लेकिन 1860 के आते आते दुनिया फिर बदल रही थी। ब्रिटेन अब अकेला खिलाड़ी नहीं था।
ऐसे में सिर्फ बाजार पर कब्जा काफी नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। अब खेल का तीसरा और आखिरी दौर शुरू होता है, जिसे स्रोत कहते हैं विदेशी निवेश और वित्तीय साम्राज्यवाद का युग। इस समय तक अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे कई नए औद्योगिक देश मैदान में आ चुके थे और ब्रिटेन को कड़ी टक्कर दे रहे थे। साथ ही ब्रिटेन के पूंजीपतियों के पास अब बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया था, जिसे वो मुनाफे वाली जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो अब उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां उनका पैसा सुरक्षित भी रहे और उस पर रिटर्न भी गारंटीड हो। और उसके लिए भारत से बेहतर क्या हो सकता था? एग्जैक्टली। अब भारत की भूमिका एक बार फिर बदली। अब वो सिर्फ बाजार नहीं बल्कि ब्रिटिश कैपिटल के लिए एक सुरक्षित तिजोरी बन गया। रेलवे, सरकारी कर्ज, चाय के बागान, कोयले की खदानें, जूट मिलें, शिपिंग, बैंकिंग, हर जगह भारी मात्रा में ब्रिटिश पैसा लगाया गया। और इस निवेश को अपने जर्मन या फ्रेंच कॉम्पिटिटर से बचाने के लिए उन्होंने भारत पर अपनी राजनीतिक और फौजी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर ली। लॉर्ड लिटन और कर्जन जैसे वाइसरॉयज की दमनकारी नीतियां इसी दौर की देन है और यहीं पर मुझे लगता है उनकी कहानी में सबसे खतरनाक और नस्लवादी मोड़ आता है। स्रोत कहते हैं कि भारतीयों को स्वशासन के लिए तैयार करने का जो थोड़ा बहुत दिखावा दूसरे दौर में था, वो पूरी तरह गायब हो गया। पूरी तरह से। उसकी जगह एक नई, बहुत ही जहरीली कहानी गढ़ी गई। इसे कहते हैं स्थायी ट्रस्टीशिप की थ्योरी। इसका मतलब क्या था आसान भाषा में? इसका मतलब ये था कि अब वो कहने लगे, देखो भारतीय लोग तो एक बच्चे की तरह हैं, ये हमेशा नासमझ और अपरिपक्व रहेंगे और खुद पर शासन करने के लायक कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा बोझ है कि हम हमेशा इन पर राज करें और इन्हें सही रास्ता दिखाएं। ये तो वही व्हाइट मैन्स बर्डन वाली बात हो गई। मतलब पहले वो कम से कम ये दिखावा तो कर रहे थे कि एक दिन वो हमें शासन करने के लायक बनाकर चले जाएंगे, लेकिन अब वो कह रहे थे कि तुम बच्चे हो और हमेशा बच्चे ही रहोगे। ये तो सीधे सीधे नस्लवाद है, जिसे अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए गढ़ा गया। बिल्कुल। उन्होंने भूगोल, जलवायु, नस्ल, धर्म, इतिहास, हर चीज का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि भारतीय लोग स्वभाव से ही लोकतंत्र और आजादी के लिए अयोग्य हैं। ये विचारधारा इसलिए जरूरी थी क्योंकि अब उन्हें भारत पर हमेशा के लिए कब्जा बनाए रखना था, ताकि उनका अरबों पाउंड का निवेश सुरक्षित रह सके। अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए उन्होंने पूरी एक सभ्यता को दिमागी तौर पर गुलाम बनाने की कोशिश की। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। अंग्रेजी राज का कोई एक चेहरा नहीं था, उसके 3 अलग अलग चेहरे थे जो वक्त के साथ बदलते गए। पहला दौर एक लुटेरे का, जो सीधे सीधे खजाना लूट रहा था। दूसरा दौर एक चालाक सेल्समैन का, जो पहले हमारे उद्योग धंधे बंद करवाता है और फिर हमें अपना ही माल बेचता है और इसे आधुनिकीकरण का नाम देता है। और तीसरा दौर एक ऐसे बैंकर का जो हमारे ही घर में अपना पैसा लगाकर उस पर ब्याज कमाता है और फिर हमें ही उस घर के लायक नहीं समझता, और हर बार अपने इस काम को सही ठहराने के लिए एक नई कहानी, एक नया मुखौटा। इसमें सबसे आकर्षक बात यही है कि विचारधारा हमेशा आर्थिक हितों के पीछे पीछे चली। ये कोई संयोग नहीं था। जब उन्हें सिर्फ व्यापार करना था तो उन्होंने भारतीय समाज से छेड़छाड़ नहीं की। जब उन्हें अपना माल बेचना था तो उन्होंने मुक्त व्यापार और आधुनिकीकरण की बात की, और जब उन्हें अपना निवेश सुरक्षित करना था तो उन्होंने हमें स्थायी रूप से अयोग्य और असभ्य घोषित कर दिया। आर्थिक नीतियां और राजनीतिक कहानियां हमेशा हाथ में हाथ डालकर चलती हैं। ये इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे इतिहास को सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी की तरह नहीं देखा जा सकता। असली खेल तो अक्सर पर्दे के पीछे अर्थव्यवस्था की बिसात पर चल रहा होता है। स्रोत में एक दिलचस्प बात का जिक्र है कि दूसरे चरण में व्यक्तिगत कानूनों मतलब पर्सनल लॉज को ज्यादा नहीं छेड़ा गया क्योंकि वो आर्थिक बदलाव में बाधा नहीं बन रहे थे। ये आगे सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। इस चयनात्मक हस्तक्षेप ने, यानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल देना लेकिन कुछ सामाजिक संरचनाओं को जस का तस बनाए रखना, अंग्रेजों के जाने के बाद आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को किस तरह प्रभावित किया? क्या आज भी हम उन अधूरे बदलावों की कीमत चुका रहे हैं?